प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ लाशा और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले IMF पीडीएम हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। डार अलवी मुलाकात नाकाम। 170 अरब के मिनी बजट के लिए सदर अलवी ने ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया। काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। कल पार्लियामेंट पास कराने के लिए इजलास तलब। बिजली, गैस, महंगी अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पीडीएम पीटीआई अपनी सियासी जंग में मगन। गरीब आटे की लाइन में पिस गया। ये तमाम इश्यूज हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मरियम नवाज और इमरान खान ने जनरल बाजवा को अगले इलेक्शन के लिए टारगेट बना लिया। मरियम नवाज ने एस्टैब्लिशमेंट के हाथ खींच लेने के बाद इमरान खान पर अदलिया के जरिए इक्तदार में वापसी की कोशिशों का इल्जाम लगा दिया। इसके अलावा बात करेंगे लाहौर में ज़रई जमीन का बेरहमी से कत्लेआम करके रातों रात सोसाइटीज बनाने का सिलसिला जारी। जस्टिस शाहिद तरीन डट गए। आज जो आलूदगी की सूरत हाल है इसमें हमारी और बच्चों की बका खतरे में पड़ गई है। ऐसे माहौल में हमारी जिंदगी का गुजारा होना मुश्किल है। जस्टिस शाहिद तरीन के अहम रिमार्क्स। लाहौर मास्टर प्लान के लिए बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट्स हायर करने की हिदायत कर दी। ये इश्यूज हैं जिनको आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमने फर्स्ट सेगमेंट में बात करनी है, मोबाइल के हाथों इतनी ज्यादा पिसी हुई है, उस पे 170 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस हैं उसको लाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने की तैयारियां हो रही हैं। अब ये किस सूरत हाल में जारी होता है, क्योंकि साहबदार और सदर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई, वो भी नहीं हो सकी। ये क्या सिचुएशन है? एक तो ऑर्डिनेंस की आप अभी खुद कह रही थी, जो खबरें भी आ रही हैं कि डार साहब की और अलवी साहब की मुलाकात जो है वो नाकाम हुई और उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी करने से उन्होंने इनकार किया है। तो उन्होंने कहा जनाब कि आप जाए पार्लियामेंट में जाए, वहां से मंजूर करा लें, मैं तो नहीं करता। अब ये उनकी मेरा ख्याल पॉलिसी है जिसको फॉलो कर रहे हैं पीटीआई की। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अपने पीटीआई के दौर में इनके 77 के करीब ऑर्डिनेंस जारी हुए थे, बल्कि उस वक्त मुझे याद है ये अब यह पोजीशन में थे हुकूमत जो आज वो ऑर्डिनेंस जारी कराने गई थी उनसे अलवी साहब से, इन्हें जाने ही नहीं चाहिए था मेरा ख्याल है डार साहब को और इनको कंपनी को। आप तो खुद इन बातों पर तनकीद करते रहे इमरान खान साहब पे, उनके दौर में ये कहते होते थे कि मशीन खुल गई है, वहाँ पे लगी हुई है और डेली की बुनियादों पर आरिफ अलवी साहब जो है वो वहाँ से ऑर्डिनेंस 77 इज ह्यूज नंबर। मेरे पास वो लिस्ट भी है कि कौन कौन से थे जो ऑर्डिनेंस जारी हो रहे थे, लेकिन वो अपने दौर में जैसे भी थे, क्योंकि उनके पास भी अगर मेजॉरिटी नहीं थी 172 बड़ी मुश्किल से पूरे होते थे, बल्कि अक्सर बिल हमने देखा 160-70 के करीब होते थे, फिर जॉइंट सेशन बुलाना पड़ता था। तो वो भी सारा काम जो है उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए चलाया था। और वही मैं कह रहा हूँ मौजूदा डार साहब हैं या उस वक्त ये होते शहबाज शरीफ साहब पोजीशन लीडर थे, ये उन पर काफी तनकीद करते थे कि हुकूमत डरती है इमरान खान साहब की, जो आके इन्होंने गैस के आके बहुत सारे इनके भी बिल से इसके गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के या दीगर जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स है सारे के सारे वो वहां से ऑर्डिनेंस की शक्ल में होते थे 3 माह बाद, फिर 3 बार डेली की बुनियादों पर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो वहाँ से ऑर्डिनेंस 77 इज ए ह्यूज नंबर। मेरे पास वो लिस्ट भी है कि कौन कौन से थे जो ऑर्डिनेंस जारी हो रहे थे, लेकिन वो अपने दौर में जैसे भी थे, क्योंकि उनके पास भी अगर मेजॉरिटी नहीं थी 172 बड़ी मुश्किल से पूरे होते थे, बल्कि अक्सर बिल हमने देखा 160-70 के करीब होते थे और फिर जॉइंट सेशन बुलाना पड़ता था। सो वो भी सारा काम जो है उन्होंने ऑर्डिनेंसेस के जरिए चलाया था। और वही मैं कह रहा हूँ मौजूदा डार साहब हैं या उस वक्त ये होते शहबाज शरीफ साहब पोजीशन लीडर थे, ये उन पर खासी तनकीद करते थे कि हुकूमत डरती है इमरान खान साहब की, जो आके इन्होंने गैस के आके बहुत सारे इनके भी बिल्स है, इसके गैस ये इंफ्रास्ट्रक्चर के या दीगर जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स है सारे के सारे वो वहां से ऑर्डिनेंस की शक्ल में होते थे 3 माह बाद, फिर 3 बार। अच्छा अख्तर साहब, हमें ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और तज्जिया निगार मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब वेलकम करेंगे आपको शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मालिक साहब, 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस अवाम पर लगाने की मंजूरी दे दी है वफाकी काबीना ने आज। क्या लगता है इस ऑर्डिनेंस के आने से कि मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया है कश्तियां जलाने का और इट लुक्स लाइक व्हाट कम मे स्ट्रैटेजी, तो क्या वो तैयार है इतनी बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट को पे करने के लिए? आप बहुत करीब से जानते हैं इनको, इंडिविजुअली भी जानते हैं, यू नो देयर वर्किंग स्टाइल एंड ऑल। नहीं देखिए, किश्तियां तो पहले की जल गई हुई हैं, ये तो ऑप्शन है ही नहीं वेदर इलेक्शन कराने या नहीं कराने। ये मेजर्स तो होने चाहिए थे आज से 6 माह पहले। अगर सितंबर में डार साहब ने ना इतना डिले किया होता तो इनफैक्ट जो एक झटके में सारी कौम को करंट लग रहा है, ये ग्रेजुअली चीजें हो जाती हैं। सितंबर में इन्होंने इनसे नाता तोड़ा अपना IMF से और फरवरी में आके घुट्टे टेक दिए। अब वो जो 6-7 माह का गैप था, अब गैस की प्राइसेस हैं, ये भी ग्रेजुअली बढ़ सकती थी। हर चीज में ग्रेजुअल लोग एडजस्ट कर लेते हैं, बजट एडजस्ट कर लेते हैं।
इन्होंने तो तबाही फेर दिया जो 6-7 माह का ब्रेक डाली है। देखिए, आप बहुत चीजें ब्लेम कर सकते हैं पिछली गवर्नमेंट को, लेकिन अपनी कोताहियां आप उन पर नहीं डाल सकते। एब्सोल्युटली नो रीजन कि सितंबर से लेके जो इन्होंने ये जनवरी तक सारा ये गन मारा है, और इनका ख्याल था पता नहीं कहां से वो खजाने मिलेंगे और कहां से दूध की नहरें बह रही हैं, सऊदी अरेबिया जाएंगे, 2 डोलचिए भर लेंगे, 1 बाल्टी हम यूएई से भर लेंगे, एंड चाइना से शायद हमारा पूरा ट्रक ही आ जाएगा। ऐसे नहीं होता, दुनिया इज अ सीरियस प्लेस। और उस पर इन्होंने इतने माह जाया किए और अब भुगते हैं। और वो तो क्लियर है कि इन्होंने इलेक्शंस का पूरा फैसला किया हमने नहीं कराना, और अब तो आपको पैटर्न भी नजर आ गया है। अभी अदालतों को भी बड़ा हेड ऑन टेक ऑन कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मालिक साहब कब तक नहीं कराना, क्योंकि इस तरह के हालात रहे तो इनको तो 1 साल बाद भी इलेक्शन सूट नहीं करता। अच्छा, एक चीज जिस तरह आपने खुद कहा कि ऑलरेडी जो है ये डिले हो चुका है, ये पहले हो जाता या इसको ग्रेजुअली कर लेते तो वो लोगों के लिए एब्जॉर्ब करना भी आसान होता। अब आज भी सदर साहब कहते हैं जी ऑर्डिनेंस लाने से उन्होंने मना कर दिया है। तो एक तरफ सियासत है, एक तरफ मईशत है, इस वक्त जरूरत वक्त क्या है, क्या होना चाहिए, एंड डू वी हैव एनी ऑल्टरनेट? अगर इस वक्त ये ऑर्डिनेंस नहीं आता तो फिर हम किस गड्ढे में गिरने वाले हैं? देखिए, ऑल्टरनेट तो हमेशा होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि सारी ऑल्टरनेट्स डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेट्स हों। बात यह है कि इस वक्त आईएमएफ ने कहा कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें भी बनाएं, ये इस तरह काम नहीं चलना, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। अच्छा, जो पीएमएलएन वाले हैं वो अदालत के ऊपर चढ़ दौड़े। 2-3 रीजन है। एक तो कहते ये है कि जी देखें ये बड़े स्टे देते हैं, बड़ी रिलीफ देते हैं, और अब तो नाम लेके कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब का दामाद जो है वो पीटीआई का वजीर है, खुल के बाय नेम अब काम चल रहा है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेशर में डालना है, वहां पे जो नैब लॉज हैं उस पर भी वर्डिक्ट आने वाला है, दूसरी चीजें भी हैं। अच्छा, खान साहब जो है वो फौज पे चढ़ दौड़े, वो हर बात में बाजवे ने ये कर दिया, फौज ने ये कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। जब टेररिज्म की बात आई थी कि आप लोगों ने टीटीपी को वापस ला के सेटल किया, वो भी इदारे क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? एक सबसे बड़ी पार्टी के हेड वो फौज के साथ टकरा रहे हैं, ये जो है ये अदलिया के साथ टकरा रहे हैं, फिर ये आपस में टकरा रहे हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। फाइनेंस मिनिस्टर सदर के पास जाता, सदर कहता है मैं ऑर्डिनेंस नहीं जारी करूंगा। आई मीन इट्स एन एब्सोल्यूट केओस। और ये अगर इस तरह हालात चले तो फिर आपको पता है किधर बातें जाएंगी। और ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि देखें जी अब वो जमाने गुजर गए अनडेमोक्रेटिक सॉल्यूशंस के। भैया 2.9 से भी नीचे आपके आगे हैं रिजर्व्स। मुल्कों में मार्शल लॉ 2 टाइम पे लगते हैं, या पैसे हो या पैसे बिल्कुल ना हो, क्योंकि अब नोबडी हैज एनीथिंग टू लूज। अगर आज कोई भी गवर्नमेंट में आ जाए, अगर इनको आईएमएफ पैसे नहीं दे रही, अगर इनको इनके बायलैटरल लोग पैसे नहीं दे रहे, तो कोई और भी आ जाएगा तो मैक्सिमम यही सिचुएशन होगी ना। लेकिन अगर कोई और आ गया और थोड़ी सी स्टेबिलिटी शो हो गई तो दुनिया जरा और तरीके से देखती है। आई एम टेलिंग यू, आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, मुझे तो नजर आता है कि अब हफ्तों में अगर इन लोगों ने आपस में बातचीत ना की, कोई वर्किंग फ्रेमवर्क ना बनाया, दिस थिंग्स कैन गो साउथ इजीली। ये हालात बहुत सीरियस है। इन्फ्लेशन का आप हाल देखें, अभी इन्होंने प्रेशर दिया हुआ है गवर्नमेंट पे, आईएमएफ ने कि जी माँ का पावर बढ़ाएं, सुन रहे हैं शायद 20% तक चला जाए। बिजली की कीमतें ऊपर, माँ का ऊपर। अच्छा, गैस की कीमतें आप छोड़ दें, आपकी फूड इन्फ्लेशन जो है 30s के अंदर चलेगी, 34%, 31%। हेडलाइन इन्फ्लेशन आपकी 28% जाएगी, 29 क्रॉस कर जाएगी। ये तो एक क़यामत का समा है। और यहाँ पे प्रायोरिटीज क्या है? क्या शौकत तरीन पे पर्चा हो गया या नहीं हो गया? शहबाज गिल की बेल होगी या नहीं होगी? अजीब गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज मेरी तो समझ से बाहर है। वो तो अपोजिशन में खान साहब चले, उन्होंने तो अपनी ये करनी है। मुझे तो इनकी प्रायोरिटीज की समझ नहीं आ रही कि व्हाट आर दे डूइंग। अच्छा मालिक साहब, आपने बड़ा ये तफसील से कम्प्रिहेंसिव आपने एनालिसिस किया है, एंड ऑफ कोर्स वन टेंड टू एग्री जो आप बातें कह रहे हैं। एक चीज़ आपने बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग की है कि जब से इसाक डार साहब आए हैं, उन्होंने आते ही उन्होंने आईएमएफ को शटअप कॉल दी, और जो मिफ्ता साहब पहले एंगेज किए हुए थे आईएमएफ के साथ, बहुत सारे मामलात आगे चले गए थे, सिर्फ उन्होंने आगे मिफ्ता इस्माइल को गलत साबित करने के लिए रिस्क लिया जी कि हमें आईएमएफ की ज़रूरत नहीं है और मुझे ज़्यादा पता है, मैं आईएमएफ को डील करता रहूँ, मुझे ना समझाया जाए कि आईएमएफ को कैसे करना है। तो मिफ्ता इस्माइल को आगे गलत साबित करने के लिए, इसाक डार साहब की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो 6 महीने या 4 महीने जो इसमें ज़ाय किए गए हैं और इतनी बड़ी अब यकदम बम मारे जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनकी डार साहब की जो ईगो की कीमत थी, जो प्राइस थी, और मिफ्ता को गलत साबित करने का जुनून था,
तो पूरे मुल्क और कौम के लिए हैवी पड़ा है सर। रोफ इसको एक देखने का कॉज डाल दिया अभी। आप 4 इकोनॉमिस्ट बिठा दें एक कमरे में, वो चारों एग्री नहीं करेंगे। इकोनॉमी पे हर किसी का अपना व्यू पॉइंट होता है। डार साहब का अपना व्यू पॉइंट है। डार साहब वो स्कूल ऑफ थॉट से हैं जिनका ख्याल है कि अगर हम करेंसी को कंट्रोल करें तो हम काफी चीजें मैनेज कर सकते हैं, और वो एक जमाने में चल गया काम, क्योंकि तब आपके पास डॉलर्स थे, आपने आर्टिफिशियली सप्रेस करके चीजें करनी, लेकिन वो फिर लॉन्ग टर्म में उसके नुकसान हुए। एक स्कूल ऑफ थॉट होता है ना, कुछ फ्री मार्केट पॉलिसीज के होते हैं। मैं अब छोटी सी एक काइंडली अगर एक टेक्निकल में छोटी सी बात कर दूं, जी जी। इन्फ्लेशन 2 तरीके से मेजर होती है। एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होती है कोर इन्फ्लेशन। आपके नाज़रीन के लिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होती है जिसके अंदर आप खुराक और एनर्जी ये भी प्राइसेस डाल देते हैं, और कोर इन्फ्लेशन में आप इन 2 चीजों के विदाउट उसके आप मेजर करते हैं। जब बाकर साहब आए, बाकर साहब ने इन्फ्लेशन में ये पैमाना यूज किया, बिजली ये जिसके अंदर फूड भी है और एनर्जी भी है। अब IMF भी आपको यही कह रहा है। उसमें नुकसान क्या है? अब जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हमारी महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि हमारा पैसा नहीं लोग ज्यादा खर्च रहे, हमारी तो पहले ही खुराक की और इसकी महंगाई है, हमें तो रगड़ा पड़ जाएगा। डार साहब की इकोनॉमिक अप्रोच दूसरी है। ईगोस तो मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली एटीट्यूड्स फर्क पड़ता है। देखें, IMF एट द एंड ऑफ द डे किसी मशीन का नाम नहीं है रऊफ। IMF भी इंसानों की एक कलेक्शन है ना। अगर आप आके मुझे कहेंगे आई डोंट केयर, अगर आप आके मुझे कहेंगे वो जी मैं मूडीज को खुद ही ठीक कर लूंगा, मेरी जुबान वो समझते हैं, तो यू आर एंटेगनाइजिंग पीपल। ये नहीं हो सकता रहूं कि मैं आपके पास ही पैसे मांगने जाऊं, मैं आपको आंखें दिखा रहा हूं। IMF तो हमारे पास नहीं आया, हम IMF के पास गए ना। जब आपकी हर जगह से उम्मीद अच्छा, आपको याद होगा मालिक 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, जब डार साहब उस वक्त भी वजारत खजाना को देख रहे थे, तो ये गए थे एक $500 मिलियन का या यूरो का बॉन्ड जारी किए थे, फ्लोट किए थे, और पाकिस्तानी तारीख का सबसे महंगा कर्जा डार साहब लेकर आए थे 8.25% पे। बहुत रोला पड़ा था, बड़े लोगों ने तनकीद की, दुनिया का कोई मुल्क नहीं ले रहा था, उसमें तुर्की और दीगर ममालिक थे, वो बैकआउट कर गए थे। तो जब उसके बदले में इन पे तनकीद है कि जनाब इतना बड़ा महंगा आपने वहाँ पे उनको प्रॉफिट दिया है, तो उन्होंने कहा जनाब कोई बात नहीं, हम जरा चेक कर रहे थे पाकिस्तानी इकॉनमी की, और हम जरा प्रेस्टीज देख रहे थे कि पाकिस्तानी इकॉनमी कितनी ग्रो कर गई है, और वो प्रेस्टीज और अपनी आगे इकनॉमिक उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए आपने इतना बड़ा महंगा कर्जा ले लिया था डार साहब। तो डार साहब की तो हिस्ट्री है, वो ऐसी चीजें चेक करने के लिए, जैसे अभी चेक कर रहे थे कि IMF के बगैर भी हम काम चला लेंगे, 2014 में चेक कर रहे थे कि जनाब कि पाकिस्तान जो है ये इतना बड़ा महंगा कर्जा लेके ये बड़ा हमें आगे रिस्पांस मिलेगा। तो डार साहब तो इस तरह के काम करते रहे हैं, क्योंकि उनकी जेब से तो टका नहीं जाना, ये पैसे, ये प्रॉफिट, मार्कअप, लोन, सारी चीजें जो हैं ये तो कौम ने अदा करनी है। तो डार साहब की तो हिस्ट्री है इस मामले में सर। नहीं, उनका साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्रोच है ना, वो नंबर्स बुक्स को बैलेंस करते हैं, जबकि आपको पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट चाहिए, आपने रेवेन्यू बेस बढ़ानी है, आपने ग्रोथ बढ़ानी है। अगर आप लास्ट गवर्नमेंट में भी देखें तो एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं थी, PMLN गवर्नमेंट के अंदर एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेट हुई थी। उनसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स तो बढ़ गई थी पीपल्स पार्टी में, ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी खान साहब की गवर्नमेंट में, इमरान खान की गवर्नमेंट में। सो जब आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं होगी तो अल्टीमेटली तो वो जिस तरह वो कहते नहीं सलूका, पठान वाला सलूका जी, 18 जेबा ने, एंड में आप एक जेब से दूसरी तो तीसरी जेबा मुक जाती है। अब चिकन हैव कम होम टू रूस्ट। ये बुक बैलेंसिंग की बात नहीं हो रही, इस इकोनॉमी को आपने गैल्वनाइज करना था, आपने खोलना था। देखें इन्होंने कहा 2 बेड़ागर्क किए। ये कहते हैं इमरान खान को कि जी इमरान खान देखें जब वो गए वो माइनफील्ड लगा गए, उन्होंने प्राइसेस कम कर दी पेट्रोल की और इलेक्ट्रिसिटी की, फ्रीज कर दी, 300 बिलियन का टीका लगा गए जिसका उन्होंने पैसे नहीं उसके रखे हुए थे बजट में। PSDP से उन्होंने शिफ्ट किए थे, डेवलपमेंट बजट जो है पेट्रोल पे सब्सिडी दी थी। सुन तो ले चलें जी, आपने मान लिया आपकी बात, आपने कहा ठीक है, आपने गवर्नमेंट ले ली अप्रैल में, आपने उसके बाद 3 माह वो स्टेप्स ओवरटर्न नहीं किए कि जी एकदम अनपॉपुलर होंगे, लोग नाराज होंगे। तो आपको चाहिए था, अगले दिन आप आए थे और आपको नजर आ रहा था, आप अगले दिन आगे कहते कि जी ये स्टेप्स हमने वापस कर दिए और ये IMF की वायलेशन हम नहीं करेंगे। 300 बिलियन तो आपने ठुकवा दिया। वो 3 महीने का डिले तो मैं इमरान खान के खाते नहीं डालूंगा, इनके खाते डालूंगा। फिर कोई हमें समझा दे, सितंबर में आपके रेवेन्यू टारगेट्स पूरे थे, सितंबर में अगर आप करवा लेते अपना 9th रिव्यू, आपके साथ IMF की टारगेट सेटिंग और रवैया ही और होना था।
आपने सितंबर में बातचीत छोड़ दी, अक्टूबर में गया आपका 250 बिलियन का शॉर्टफॉल हो गया, उसके बाद इट वाज डाउन द हिल, आप जाई जा रहे और रोज हमें रगड़ा पड़ रहा है। सो इंसान किसको ब्लेम करे? अच्छा मालिक, यहाँ पे आप आज चीज़ जो देखें- डार साहब गए थे सदर अलवी साहब से ऑर्डिनेंस जारी कराने, इन्हें ये अंदाजा तो होगा कि अलवी साहब ने जारी नहीं करना ऑर्डिनेंस, और लेकिन लोगों को वो मेरा ख्याल है कन्वे करना चाह रहे थे कि इस मौके पर पीटीआई हो, जो उनका सदर जो है ना, वो इस वक्त कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, मुल्क को IMF के पैकेज की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि इनको अलवी साहब के पास जाना चाहिए था नोइंगली कि वो नहीं करेंगे? और दूसरा ये बताइएगा, मैं अभी फिक्र देख रहा था थोड़ी सी अपनी टीम को का रिसर्च करके बताएं कि पीटीआई के अपने दौर में, आपको भी याद होगा, इन्होंने 77 ऑर्डिनेंसेज इन्होंने RF अलवी साहब ने जारी किए थे और डेली की बुनियादों पे यहाँ पे जारी हो रहे थे, बल्कि उस वक्त तो कहते मशीन लग गई वहाँ पे। उस वक्त 77 उन्होंने जारी किए जो समझते थे कि हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास ये हाउस के लिए उनको चलाने में मसला था, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। अब वो कह रहे हैं नहीं, ये एक ऑर्डिनेंस जो है मैं जारी नहीं करूँगा। हाउ वुड यू व्यू दैट? अलवी साहब की भी ना तमाम जो है ना ये कानूनियत, ये बड़ी सिलेक्टिव है। छोड़ दें इस बात को, छोड़े, असल चीज ये है रऊफ, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गई हुई है। मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया कि लाल लकीरें लगी हुई या नहीं लगी हुई, आई डोंट नो। मेरा ख्याल है कि नई फौजी क़यादत को इमरान से बात करनी चाहिए, इमरान को उनसे बात करनी चाहिए, इमरान और गवर्नमेंट को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, इन सबको एक दूसरे से बात करनी चाहिए, वरना ये हम उस वक्त से दूर नहीं है कि जब इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। एक्सट्रीम सिचुएशंस जो हैं वो दे स्पॉन एक्सट्रीम सॉल्यूशंस एंड एक्सट्रीम एक्शंस। ये इसी दुनिया में होता है कि कोई आसमानी सहीफे की गवर्नमेंट नहीं है या पॉलिटिक्स नहीं है, ये मुल्क है तो सब कुछ है। और जिस तरह ये मुल्क जिस डगर पे चल रहा है, ये तो लग ही रहा है कि पॉलिटिशियंस आर नो लॉन्गर केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। हर कोई अपनी अपनी, वो जो है नई गवर्नमेंट जब बैठी हुई है, उनको सिवाय पीटीआई के लोगों पर गद्दारी के मुकदमात बनने से फुर्सत कोई नहीं। इन लोगों को क्योंकि वो उससे बात नहीं करता, किसी ने किसी पर लाल लकीर लगाई हुई, किसी ने किसी पर काली लकीर लगाई हुई है। मुल्क लोग जो से वो ख्वार हो गए, महंगाई का जो तूफान आएगा कौन करेगा? मालिक, आपका एक व्यू रहा है। सवाल में एक चीज मैं ऐड कर दूं, प्रॉब्लम ये है कि जितने बड़े लोग हैं हमारे मुल्क के, ये वाले पॉलिटिक्स खास तौर पे, इनकी जायदादें बाहर, ये रेंटल इनकम्स खाने वाले लोग हैं। किसी के दुबई में प्लाजे हैं, वो डॉलर्स में किराए ले रहे हैं, किसी के मेफर में अपार्टमेंट्स हैं, वो किराए जो सी बिल्डिंग्स हैं वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता भाई पाकिस्तान में इंडस्ट्री चले, बंद हो, लोग भूखे मरे, क्या हो। जब तक आपकी, वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज पर्सनल, जब तक आपकी जाती इकोनॉमिक्स नहीं ना तबाह होती, आपको किसी इकोनॉमी की फिक्र नहीं होती। और इनकी वजह से किसी की जाती इकोनॉमी तबाह नहीं हो रही इस वक्त। अच्छा, बिल्कुल ठीक है आपने मालिक साहब कि फिर तारीख में अगर अल्लाह ना करे हालात ज्यादा खराब होते हैं, तारीख में फिर ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन तमाम का रोल होगा। फिर ये किसका ज्यादा था, किसका कम था, क्या कसूर था, बट इन रियलिटी ये सब जिम्मेदार होंगे उन हालात के। अच्छा मालिक साहब, आप मरीम नवाज साहिबा को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, यू नो हाउ, किस तरह उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी, किस तरह से वो पॉलिटिक्स कर रही हैं। आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, हाउ डू यू रेट दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपको नजर क्या आया उसमें, सुनाई क्या दिया? नहीं देखिए, मुझे तो हर तरफ बहुत एस्केलेटेड एग्रेशन नजर आ रही है, बहुत ज्यादा। अगर खान साहब है, उनकी एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन की है, जो रूलिंग सर्कल है उनकी एग्रेशन ताकत का, जो आपको एक न्यू फाउंड टेस्ट और गुरूर होता है, उसकी है। इशू ये है कि क्या इस वक्त मुल्क दोनों तरफ की एग्रेशन अफोर्ड करता है? देखिए, गवर्नमेंट एग्रेसिव हुई भी है टूवर्ड्स ऑपोजिशन, खान साहब एंड कंपनी। खान साहब एग्रेसिव हुए हैं उनकी तरफ, अच्छा फिर इंस्टीट्यूशन खान साहब की तरफ एग्रेसिव है। ये आप मुझे बताएं कौन सा बंदा इस वक्त कोई रिप्रोशमा की बात कर रहा है या नेशनल रिकंसिलिएशन की बात कर रहा है? कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। और तो और सदर साहब जो बिल्कुल एक टिटलर हेड होते हैं और सिर्फ फिगरेटिव हेड है, वो भी जाके कह रहे हैं कि ठीक है यार, मैंने नहीं इशू करना है ऑर्डिनेंस। ही इज बाउंड टू, वो गवर्नमेंट को ना नहीं कर सकते, बट ठीक है, डिलेइंग चीजें होती हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, अलार्मिंग चीज ये है कि जिस घड़ी सबको बात करनी चाहिए, सबको कोई कॉमन ग्राउंड से निकालनी चाहिए, हर बंदा अपनी अपनी छत पे चढ़ा हुआ है, मुल्क डूब रहा है। कब तक होगा? मैं अगर ये दो इदारे जो हैं, आर्मी है या जुडिशरी है, यही दो इदारे, इन दो इदारों को भी आपने टारगेट किया हुआ है, तो somebody has to bring sanity ना। अच्छा मालिक, आपकी एक कंसिस्टेंट एक अप्रोच रही है, स्टांस रहा है कि आप समझते थे कि नए चीफ के आने से
ये मजबूर हो जाएंगे कि वो एक इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। और इमरान खान साहब के दरमियान में आया था, शायद वो भी चीफ से मिलना चाह रहे थे, तो लेकिन चीफ की तरफ से कुछ ज़्यादा वो नहीं किया गया, मतलब उनको मिलने में कुछ दिलचस्पी नहीं दिखाई कि जिसके बाद खान साहब ने उन पर, जैसे आप कह रहे हैं कि सख्त हुआ, थोड़ा सा रवैया उनका सख्त हुआ। आप अभी भी कायम हैं कि उनको चीफ को, आर्मी चीफ साहब को दरमियान में आना पड़ेगा और उनको खान साहब को इलेक्शन लेकर देने पड़ेंगे, अदरवाइज स्टेबिलिटी नहीं आएगी? आप मुझे बताएं ना, एक है कि हम किताबी बहस कर लें, आप भी चाहते हैं डेमोक्रेसी, मैं भी चाहता हूँ डेमोक्रेसी, हम चाहते हैं हर कोई अपने अपने दायरे में रहे, बिल्कुल आप भी चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह इंस्टीट्यूशंस का, डिफरेंट अदारों का असर रसूख इंक्रीमेंटल तरीके से बढ़ता है, वो काम भी इंक्रीमेंटल ही होगा, वो एक झटके में नहीं होगा। आज आप मुझे बता दें कौन बात करता है, यहां तक कि खान साहब ने ये कहा कि जब एपीसी की बात हो रही थी उस पर कहा कि अगर मुझे चीफ ने कहा तो फिर मैं सोचूंगा इस पे। मेरे प्रोग्राम में कल फवाद चौधरी आए हुए थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम तो चाहते हैं बातचीत हो, वो कर नहीं रहे, हम उनके दफ्तर के बाद तो नहीं बैठते। मैंने कहा क्या सदर साहब को रोल प्ले दोबारा करना चाहिए जो पहले किया था? जी बिल्कुल करना चाहिए। इश्यू ये है कि अगर सदर साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में बैठे हुए, उन्होंने एक बार पहले कोशिश की, इस वक्त तो उनको चाहिए कि वो दोबारा कोशिश करें कि यार सारे एक दूसरे से बात करें, बजाय इसके कि वो फाइनेंस नहीं मालिक, जब फाइनेंस मिनिस्टर जाएगा सदर के पास और उनसे ये बताएगा कि हमारे लिए, मुल्क के लिए बेल आउट जरूरी है, इट्स नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स, और सदर साहब वो इशू नहीं करेंगे, तो गुडविल तो कहीं कायम नहीं होगी, फिर तो वो अनफॉर्चुनेट है ना जी। तो मुझे बताएं फिर कौन करेगा? रूफ आप और मैं तो नहीं, हमारी तो नहीं किसी ने सुननी। ट्रू। फिर वही करेगा जिसके पास ताकत होगी, वही बात करेगा, फिर खुद ही सुनेंगे सारे। चलें, आपका बहुत शुक्रिया मालिक, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर comprehensive and a bit frightening scenario, sir. Thank you. थैंक यू। मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे लाहौर में जिस तरह से ज़राई ज़मीन को ख़त्म किया जा रहा है, एक तरह से अगर ये कहा जाए कि कत्ल किया जा रहा है उसका, और सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, उस पर जजेस ने बरहमी का बहुत ज़्यादा इजहार किया है, उनके अहम रिमार्क्स थे, उसकी डिटेल्स को ऐड करेंगे और ये मामला क्या है इसको डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले का हम बात करेंगे, लाहौर में अहम मुकदमे की समाअत हुई है और जो लाहौर हाईकोर्ट के जजेस हैं उन्होंने बरहमी का इजहार किया है ज़राई ज़मीनों के कत्ल पर। इससे बात करेंगे, लाहौर ब्यूरो की रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ैनुल आबिदीन साहब, जरा डिटेल से बताइएगा ये मामला क्या है और क्या रिमार्क्स रहे जजेस के? आज बिल्कुल जस्टिस जवाद हसन जो कि इस केस में बड़े मारूफ रहे, बड़े अहम फैसले के लिए। ये केस कहाँ से शुरू हुआ? असल में समोग जो कि बदतरीन तौर पर लाहौर शहर में और इसके अलावा जो दीगर शहर हैं, यानी कि लाहौर इस दफा इस मरतबा पूरी दुनिया में जो है वो समोग के लिहाज से और आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर था। ये बड़ी ही तफ्तीशनाक जो है वो सूरत हाल है। एक्चुअली बुनियादी तौर पर पब्लिक एट लार्ज की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई और उसमें लाहौर के मास्टर प्लान के मुतालिक भी बात हुई। तो आपको बता दूं कि गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने जो है वो इसमें हुक्म इम्तनाई जो है वो दे दिया और अदालत ने कहा था कि मास्टर प्लान 2050 पर था हुक्म इस्लानी, अमल दरामद रोकने का हुक्म दिया था। तो तसल्ली मत की थी चौधरी परवेज इलाही साबिक वज़ीर पंजाब को, काफी इस पर तफ्तीश हुई थी। चूंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे पास हैं कि चौधरी परवेज इलाही के अरबों रुपए उसमें लगे हुए थे, उनके पार्टनर्स भी लगे हुए थे, मुनस इलाही इनमें इन्वॉल्व थे, जिसमें और भी जो है वो वुज़रा के नाम आते हैं। मैं आपको बता दूं कि बुनियादी तौर पर ये आखिर केस है क्या? मास्टर प्लान 2050 जो कि रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं आपको बताना चलूं कि अलीम खान जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जमीन अक्वायर की एयरपोर्ट के पास, लाहौर जो शहर है उसके चारों अतराफ में अगर हम देखते हैं तो जरी जो है फसलें हैं, हत्ता कि यहाँ पर जो सब्जियां हैं, गंदुम है, लाहौर अपनी सब्जियां खुद पैदा करता था, लाहौर अपनी गंदुम खुद पैदा करता था। लेकिन जो है वो जो एयरपोर्ट के पास, बरकी के पास सारी हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं, जिसमें कि ईडन हाउसिंग सोसाइटी है, डीएच हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अलावा एयर एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी है, पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी है। यानी कि ये तमाम जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं इसमें जो है वो कुछ जो रिटायर्ड आर्मी
पर्सन्स हैं उनकी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। इसके अलावा अलीम खान की भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का बड़ा चर्चा जो है वो रहा है, जिसमें के जो वजीर हैं रेलवे और हवाबाजी के ख्वाजा साद रफीक, उनकी भी जो है वो जमीन है। तो राबी अर्बन डेवलपमेंट जो शादरा के पास से लेकर के बहुत बड़ा ये एरिया आता है जो गांव पर मुहित है, वहां पर आप जो बात कर रहे हैं रूडा की, और मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ, फसलों को एक बुनियादी तौर पर सवाल सुनिएगा जरा, था कि उनको जबरदस्ती एक्वायर किया जा रहा था और बहुत सारे दरखास्तगुजारान ने अदालत से रजू किया कि हमारी ज़री फसलों को जबरदस्ती एक्वायर किया जा रहा है, हमारी जमीन को जबरदस्ती एक्वायर किया जा रहा है, हमारी जमीन हथियाई जा रही है। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, आपको आवाज आ रही है? जी जी क्लासेस साहब, एक मिनट सवाल भी सुन लें, एक मिनट थोड़ा सुन लें। जिस रूडा प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, रूडा प्रोजेक्ट में तो ये हाउसिंग सोसाइटी शामिल नहीं है जिसका भी आपने 3-4 का जिक्र किया, ये तो सेपरेट उसमें आती हैं, इंडिपेंडेंट है या लोगों के जिनके अभी आप 4-5 के नाम ले रहे थे। रूडा प्रोजेक्ट इज टोटली डिफरेंट। आई होप कि आप इन दोनों का फर्क जानते हैं। रूडा में एक मिनट सुन लेना सर जी, सुन लें जरा, थोड़ा सा सुन लें। रूडा में कुछ 1.25 लाख एकड़ के करीब जमीन जो है वो दी गई थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट में भी केस आया और हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया था। रूडा को उन्होंने वो कर दिया था, वो डिस्कनेक्ट कर दिया था, इसको खत्म करो, और बाद में ये दोबारा इफ्तिताह वगैरह भी हुए थे। सो रूडा प्रोजेक्ट एक टोटल डिफरेंट है, जिसमें 1.25 लाख एकड़ के करीब जरी जमीन है। बिल्डर्स से ये 10 लोगों का कंसोर्शियम था बिल्डर्स का, जिसमें बड़े बड़े लोग थे, जिसमें बड़ी तनकीद भी हुई। हम उसकी एक अलहदा चीज़ है, ये जो आप बता रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी वाला, ये अलहदा चीज़ है। जस्ट वांटेड टू रिकन्फर्म कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है ये? जी रऊफ क्लासर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। मैं असल में वो जिक्र कर रहा था कि बहुत सारी ऐसी जरी फसलें थी जिनको के जहां पर हाउसिंग सोसाइटीज ऑलरेडी बन चुकी हैं। जो रूडा है वहां, जो रूडा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहां पर भी जरी फसलें हैं, वहां पर अभी भी जो है वो ज़राअत उगाई जाती है, सब्जियां उगाई जाती हैं, उनको एक्वायर किया जा रहा है। वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज बनने से जो दरखास्त गुजार है मेन पटिशनर, उन्होंने कहा था कि वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज जो बनेगी उसकी वजह से शहर आलूदा हो जाएगा। अदालत ने इसके आज जो रिमार्क दिए गए, अदालत ने कहा जस्टिस जवाद हसन ने कि मास्टर प्लान बनाने के लिए मुल्की या बैन अवी माहिरीन होने चाहिए, और अदालत ने यहां तक के कहा कि डीजी के इख्तियार में होता तो वो तो कुछ नहीं कर सकते, ये कोई और ही होते हैं जो फैसले करते हैं। ये भी रिमार्क्स में जो है वो सुनने में आया, जो हमने आज रिपोर्ट की है कि रूडा मंसूबे के नाम पर लहलहाती जो खेतों को इमारतों में तब्दील किया जा रहा है, जो कुछ माहौलियात और इस शहर के साथ किया जा रहा है, देखकर खून की आंसू रोता है। अदालत अच्छा, ये शेख साहब, जैनुल आबिदीन साहब, ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन हम भी रिपोर्ट करते रहे, आप भी बड़ी अच्छे तरीके से सारा बता रहे हैं। ये लाहौर की ये बर्बादी के सिलसिले पे सारे लाहौरी चुप हैं, क्योंकि वाल्टन एयरपोर्ट जो था वो भी सुना है बिल्डर्स को दे दिया गया, जो खाली जगह पड़ी थी कि यहाँ पे इमारतें खड़ी कर दें, सरिया सीमेंट ठोक दें। ऑलरेडी जैसे बता रहे हैं स्मॉग के इश्यूज हैं वहाँ पे, आपके वेदर चेंज हो रहे हैं। फिर आपने रूडा के नाम पे आपने 1.25 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन, दरियाई ज़मीन जो थी वो आपने अलहदा उनको बिल्डर्स को देने का वो आपने किया है। फिर ये हाउसिंग सोसाइटीज़ जो आप बता रहे हैं, तो लाहौरी फिर वो आराम से बैठे हुए हैं, घर बैठे हुए हैं कि खैर है कि चढ़ जा सूरी, वो कहते हैं चढ़ जा सूरी राम भली करेगा। तो सिर्फ ये अदालतें एक्टिव हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई सियासतदान, कोई हुक्मरान, कोई वजीर, कोई मीडिया, सब चुप हैं। कहीं से कोई आवाज़ नहीं सुनने हमें आ रही। मासिवा इन ऑनरेबल जजेस की तो कोई बात नहीं कर रहा है। रऊफ क्लासर साहब, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, मशहूर पर्सनालिटी हैं, हम तालिब इल्म हैं, आपको फॉलो करते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा रऊफ क्लासर साहब, बहुत सारी चीजें हमारे पास रिपोर्ट करने को होती हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, उनके नाम लेने से हमारे पर भी जलते हैं, ठीक है। तो जो असल मसला मैं आपको इसमें बयान करता चलूं, जो मैंने आपको बताया था, आप कह रहे थे कि रूडा का जो हाउसिंग सोसाइटीज का आप नाम ले रहे हैं, यानी कि मैं पहले नाम ले रहा था, उससे ताल्लुक नहीं है। ये पहले जो हाउसिंग सोसाइटी है, इस पर जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, बल्कि मैं आपको बताया चलूं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं है, वो जस्टिस है सर। मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस। जी, सुप्रीम कोर्ट में अब वो चले गए हैं। मैं आपको बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब रह चुके हुए हैं, तो उन्होंने भी बतौर चीफ जस्टिस, अब वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चले गए हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज हैं, तो उन्होंने भी और सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस वो बनेंगे, तो उन्होंने भी इस इशू को हाईलाइट किया था। उनके दौर में भी ये केस जो है वो अदालत में आया था, तो उन्होंने भी इस पे बड़े सख्त रिमार्क दिए थे। उस वक्त ये था कि उन्होंने कहा था कि जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं, जरी जो है वो इलाके हैं, उन पर बड़ी ही बेदर्दी से दरख्त काटे जा रहे हैं। फजा जो है उस वक्त बहुत बेदर्दी से दरख्त काटे जा रहे हैं और जो ज़राई ज़मीनें हैं उनका कत्लेआम किया जा रहा है। जजेस के रिमार्क्स बहुत अहम थे इस समात के हवाले से, और ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे इस इशू पे। क्लासेस अब हम भी रूडा के ऊपर बात करते रहे और हम इस इशू को टेकअप करते रहे हैं, जबकि तमाम चैनल्स पे आप देखें या तमाम जगह पे बात हो रही होती है पॉलिटिकल, इस किस्म के इशूज़ पे कम बात होती है। हालांकि आई थिंक इट्स अ बिगर इशू अगर क्लाइमेट चेंज के हवाले से देखें। और बड़ी एक हैरानकुन बात है, जो मेरा एक ज़ाती सवाल है, कि परवेज़ इलाही साहब ने इस मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी। एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो बिलियन ट्री सुनामी, क्लाइमेट चेंज, और दुनिया में उन्होंने क्लाइमेट चेंज का मुकदमा लड़ा, तो ये इनकी पॉलिसी इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों रही है इस चीज को लेके? कहाँ से कॉन्ट्रडिक्टरी है? आपको कहाँ से लगता है कि इमरान खान साहब और परवेज अली साहब अलहदा सोच रहे थे? नहीं, ये रूडा में यही पीटीआई और परवेज उसी पे आ रहा हूँ ना, दोनों के एक ही साइड, दोनों के बिल्डर्स, दोनों के फाइनेंसर, एटीएम एक ही हैं, सेम ही हैं, चौधरी साहब के हूँ या खान साहब के हूँ। रूडा का इफ्तिताह करने कौन गया था? 1.25 लाख एकड़ जमीन वहां पे जब इन्होंने दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अच्छा खासे रिमार्क्स दे के उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। इमरान खान साहब हैं, अगले दिन वो जाके उन्होंने इफ्तिताह किया था वहां पे, जो 1.25 लाख एकड़ जमीन जो है ये तो उस्मान बुजदार से रूडा की इमरान खान साहब के दौर में दी हुई है। आज जो लोग लाइन में लगा आटा मांग रहे हैं, ये आटा क्यों मांग रहे हैं? लोग नाराज हो जाएंगे मेरे कॉमेंट से, होने दें। अब सरिया और सीमेंट खाएं। जब हमारे जैसे लोग ये बात करते थे कि फॉर गॉड सेक जरी जमीनें बचाएं इन हुक्मरानों से, ब्यूरोक्रेसी से, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट से, इनसे, एटीएम से, बिल्डर से, तो हमें पड़ जाते थे। आप जो मुल्क की इकॉनमी को रोक रहे हैं, सबसे बड़ी मुल्क की इकॉनमी तो ये है कि प्लाट बेचे जाएं। अब आटा नहीं है, गंदम आप बाहर से मंगवा ले, डॉलर है नहीं, अब कौम लग गई लाइनों में। तो मेरी इनको तजवीज है, ये मेहरबानी फरमाएं, आप आटा ना तलाश करें, आप सरिया सीमेंट है ना उसका सालन बना के कौम जो है ना खाए। क्यों हमने पहले आपने कोई जरी जमीन रहने नहीं दी, या भी आपने कहानी सुन ली है कि क्या क्या वहां। जी बिल्कुल, जिस तरह हमने पहले भी इस इशू पे बात की, आगे आने वाले प्रोग्राम से भी इस इशू पर बात करते रहेंगे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।